हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस। तो बच्चों, आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का ये पेपर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। वेट ए मिनट। ओके, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ओवरऑल। 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होती है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपके 200, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और जो टाइम पीरियड रखा जाता है दोस्तों, 3 घंटे का टाइम पीरियड रखा जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं देखिए। सिलेबस में सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्या क्या है? राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण काल से लेकर मध्य ताम्र पाषाण काल तक और कांस्य युगीन प्राचीन राजस्थान का जो समाज और संस्कृति है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान इतिहास के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत हो गए, अभिलेख, साहित्य, मुद्रा शास्त्रीय। राजस्थान के मुख्य राजवंश, प्रमुख शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, उनका केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग किस प्रकार रहा है, प्रतिरोध किस तरह से रहा है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, 18वीं 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति किस तरह से थी, 20वीं शताब्दी में किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजा मंडल आंदोलन, जन जागृति, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की स्थापत्य परंपराएं, मंदिर, किले, महल, स्मारक, मानव निर्मित जलाशय, चित्रकला, हस्तशिल्प, शैलियां, प्रदर्शन कलाएं, लोक नृत्य, नाट्य, संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत और वाद्य यंत्र। भाषा और साहित्य से संबंधित राजस्थान की भाषा की बोलियां, राजस्थान भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन, राजस्थान में धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और धार्मिक प्रथाएं, राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज और पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के इतिहास को 3 कैटेगरी में हम समझते हैं। एक होगा प्राचीन इतिहास, जिसमें हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का प्राचीन इतिहास जिसमें हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा होगा आपका मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, जिसमें आपके मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर की जो राजवंश है उनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है आपका वो है आधुनिक आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास के अंदर क्या होता है? 1857 की क्रांति के आगे से जो इतिहास है हमारा, 1857 की क्रांति के बाद अगर हम देखेंगे, अंग्रेजों की एंट्री के बाद आपका आधुनिक इतिहास कहलाता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो डिनोट किया गया है वो डिनोट किया गया है कि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, है ना, जनजागृति, राजस्थान का एकीकरण, इनको लिया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए जो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1857 के बाद जो भी जो भी जन जागृति हुई, जो भी हमारे आंदोलन हुए, चाहे तो वो विद्रोह रहे हो, चाहे वो हमारे जनजातीय आंदोलन रहे हो, किसान आंदोलन रहे हो, वो हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद आ जाता है आपका, ये तो हो गई राजस्थान की हिस्ट्री की बात। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान की स्थापत्य कला जो है विश्व प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके अलावा आपके लोक नाट्य, नृत्य, यहाँ की जो जीवन था, ठीक है, उस जीवन के अंदर कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके हमें स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगला पूछा जाता है आपका भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में, वहां राजस्थान के इतिहास में कहीं भी प्राचीन, मध्यकाल या आधुनिक काल इस तरह से हमें पॉइंट नहीं किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट करके बताया हुआ है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन काल में अगर हम चलेंगे तो प्राचीन काल में यहाँ सीधा सीधा लिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और वैदिक युग, ईसा के पूर्व के धार्मिक विचार, आजीविक संप्रदाय के बारे में, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय के बारे में, मुख्य राजवंश के प्रमुख शासकों की उपलब्धियां जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल, इनकी क्या उपलब्धियां रही। प्राचीन काल में कला, स्थापत्य कला तथा वैज्ञानिक विकास, भारतीय ज्ञान व मूल्य व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन, शिक्षा, सल्तनत काल। देखो, यहां से यहां तक का जो दोस्तों वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल में हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल माना जाता है संगम काल तक, ठीक है। सिंधु घाटी, अब ये चोल वगैरह हम संगम काल के आसपास पढ़ते हैं, तो सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। पहले बोल दिया सिंधु, फिर वैदिक युग, फिर बोल दिया इसने मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। इसका मतलब पूरा का पूरा आपका प्राचीन जो है वो लिया गया है। फिर सल्तनत काल, सल्तनत काल से आपका स्टार्ट होता है मध्यकाल का इतिहास। तो भारत के मध्यकाल का इतिहास सल्तनत काल से स्टार्ट हो जाता है। सल्तनत काल पूछा गया, उसके बाद आपका मुगल काल आता है। तो मुगल काल के लिए भी इसमें पूछा गया है कि उसका प्रशासन किस तरह का है, उसकी नीति कैसी है। मराठा के बारे में पूछा जाना है। मध्यकाल में कला, वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत कला का विकास किस तरह से हुआ, और धार्मिक आंदोलन और भक्ति और सूफी संत आंदोलन का क्या योगदान है। तो एक तरह से दोस्तों अगर मध्यकाल में आप जाओगे तो मध्यकाल में आपके सल्तनत काल, मुगल काल इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। सल्तनत काल, मुगल काल, मुगल के बाद आए मराठा, मराठा के बाद आ जाते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास आपसे पूछा जा चुका है। आधुनिक काल के बारे में हम बात करें तो आधुनिक काल मराठाओं का एक तरह से अंत है ना, मराठा, मैसूर, सिख और अंग्रेजों का उत्थान हो रहा है, ठीक है। तो ये जो काल है, इस काल में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो कहाँ से पूछे जाने हैं। आधुनिक काल के बारे में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी से ये स्टार्ट कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में अगर हम आते हैं तो वहां पे आपको मराठा, मैसूर और सिख का प्रतिरोध देखने को मिलेगा। 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा है। ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां किस प्रकार से रही। राष्ट्रवाद का उदय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका विकास चरण, प्रमुख घटनाएं क्या रही, कौन से क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस तरह से आंदोलन को क्षेत्रीय रूप से बढ़ाया, स्वतंत्रता और विभाजन, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, उसमें राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, नेहरू युग की क्या विशेषताएं थी, किस तरह की योजनाएं थी, आर्थिक सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से किया गया, ठीक है। तो आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंदर ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत, ठीक है, ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत, इन दोनों को हमें अच्छे से समझना होगा। तो ये तो बात थी दोस्तों हिस्ट्री की। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है वो है विश्व एवं भारत का भूगोल। अगला सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है विश्व एवं भारत का भूगोल। अब देखिए, भूगोल तीनों ही पूछा जाएगा, विश्व का भी, भारत का भी और राजस्थान का भी। विश्व के भूगोल में हमें किन बातों पर ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है विश्व का भौतिक स्वरूप कैसा है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इनकी स्थिति क्या है, कौन जो प्रमुख है उनके बारे में पढ़ेंगे। सारे पर्वत पठार तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट जो प्रमुख है
ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। प्रमुख नदियां कौन सी है, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि के प्रकार, कहाँ की किस प्रकार की कृषि होती है किस क्षेत्र में, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग, परिवहन तंत्र, पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, ओजोन अवक्षेप जैसे मुद्दे लिए जाते हैं। तो ये होगा विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा। भारत के भूगोल पर चलते हैं दोस्तों। तो भारत के भूगोल के अंदर क्या है, भौतिक विभाग, ठीक है, किस तरह से बांटा गया है, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो भारत के जो भौतिक विभाग है उनको हमें समझना होगा, भारत की जलवायु को समझना होगा, भारत के अंदर जो नदी का जल तंत्र है ना, जल प्रवाह तंत्र है, उसे समझना होगा, नदियां झीलों का जो जल प्रवाह तंत्र है। इसके अलावा सिंचाई, कृषि, खनिज, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग, इनके बारे में हमें अच्छे से समझना है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला जो बिंदु है, अगला पूछा जाता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या है, राजस्थान जो है, राजस्थान की स्थिति कैसी है, उसका विस्तार, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है, भौगोलिक विभागों में किस तरह से उसको विभाजित किया गया है। राजस्थान का जल प्रवाह क्षेत्र किस तरह से, नदियां, झीलें, जलवायु की विशेषता क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता संरक्षण के बारे में हमें देखना होगा, मृदा, कृषि, पशुधन, सिंचाई, जनसंख्या में वृद्धि, घनत्व, साक्षर लिंगता, यानी जनसंख्या का तो पूरा ही एक अपना टॉपिक है, नगरीकरण, जनजातीय, खनिज, पर्यटन, इन सभी बिंदुओं को हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद अगला जो विषय है हमारा, अगला विषय पूछा जाता है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन। ठीक है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे बेसिस से पूछा जाता है, राजनीतिक व्यवस्था और शासन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात को समझिएगा। देखिए, भारतीय संविधान तो ये बताता है कि आपके भारतीय संविधान का निर्माण आपको समझना है। भारतीय संविधान आपको क्या बताता है कि आपके अधिकार क्या रहेंगे, ठीक है, आपके कर्तव्य क्या रहेंगे, आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, सरकार किस तरह से कार्य करेगी, शासन किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें भारतीय संविधान के अंदर लिखी गई हैं और इसके अनुसार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी वो किस प्रकार से कार्य करती है, ये चीज हम समझेंगे। किसमें संसद कैसे काम कर रही है, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, ठीक है, ये चीजें हम राजनीतिक व्यवस्था शासन में समझेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले भारतीय संविधान को लेकर क्या बोला गया है, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा बनी, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, उद्देशिका, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये प्रमुख पार्ट है, ये आपको किससे में समझने होंगे, भारतीय संविधान पे। संघीय सरकार के अंदर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का रोल क्या है, संघ राज्य के संबंध, आपातकालीन प्रावधान, शहर और ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसको पंचायती राज अपन बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग। इसके अलावा लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, इन सभी के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा। ये यहां से यहां तक हम बात करेंगे किसके बारे में, ये जो है आपका ये जो पार्ट है आपका एक तरह से गवर्निंग के अंदर आ जाएगा, ये वाला पार्ट। अब यही चीज हमें समझना है किसके बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में। वहां हमने भारत के बारे में बात किया था, या हम राजस्थान या किसी राज्य के
राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हमें जो देखना है वो क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य न्यायिक अन्य न्यायिक निकाय, महाधिवक्ता। फिर उसके बाद देखेंगे मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभाग के निर्देशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राज्य मंडल लोकायुक्त, राजस्थान में पंचायती राज और नगर पालिका का प्रशासन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी राज्य की राजनीति। एक मिनट, सॉरी। राजस्थान के पंचायती राज और नगर पालिका प्रशासन, ये सारी बातें हमें राजस्थान की राजनीति और प्रशासन के माध्यम से समझना होगा। ये जरूरी भी है कि परीक्षा ही हमारी इसी की है। अब देखिए, आर्थिक अवधारणा। आर्थिक अवधारणा इकोनॉमिक्स से क्या पूछा जाता है? अब इकोनॉमिक्स भी देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे भारत की और राजस्थान की, दोनों की पूछी जाती है। ये जो पूरा सिलेबस है आपका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, इसके अंदर राजस्थान का भी आपको पता रखना है, आपको इंडिया का भी पता रखना है, क्योंकि राजस्थान की जो सर्विस है ना, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ये राजस्थान है, राजस्थान के पर्टिकुलर किसी इलाके में आप पॉइंट होंगे, है ना, और ये इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संबंध होते हैं, ठीक है, सेंट्रल से स्टेट के संबंध होते हैं। सेंट्रल और स्टेट के बीच में आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। पहले सेंटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पद है, इस के लिए इसकी एबिलिटी जो है, इस एबिलिटी के लिए ऐसे स्टूडेंट या ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता है जिसे, ऐसा नहीं कि वो विद्वान हो सभी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं, उसे थोड़ा थोड़ा सब विषयों के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिलेबस रखा गया उसी के अकॉर्डिंग भी रखा गया है। देखिए, आर्थिक अवधारणा क्या रहेगी? आर्थिक समृद्धि, विकास, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, विकास के मापक, पारंपरिक मापक, मानव विकास सूचकांक, अन्य संबंधी सूचकांक, जिससे नापा जाता है कि आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक विकास में मौद्रिक और राजकोषीय नीति की भूमिका, सरकार, भारत सरकार का नवीनतम बजट और संसाधन संग्रहण। अब नवीनतम बजट से क्या मतलब है कि जिस ईयर आप अभी एग्जाम दे रहे हो उस ईयर का बजट आपको पता होना चाहिए। जिस ईयर का आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 2026 का भी एग्जाम दोगे, तो 2026 का जो राजस्थान का बजट और इंडिया का बजट, भारत का बजट आपको पता होना चाहिए, और इसका आर्थिक सर्वेक्षण आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय संघवाद, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी और वित्त आयोग, कृषिगत विकास, संस्थागत तकनीकी पहलू, भारतीय कृषि में क्या सुधार रहे हैं, क्या चुनौतियां, सरकारी पहल क्या रहेगी, औद्योगिक वृद्धि, स्वरूप नीति, औद्योगिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक वृद्धि में सेवा क्षेत्र की भूमिका, चुनौती, अवसर, ऊर्जा, परिवहन, संचार, कौशल विकास और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम और नीतियां, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला बिंदु है हमारा राजस्थान की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य और राज्य का बजट। एक तो इकोनॉमी सर्वे देखना है हमें, और एक हमें राज्य का बजट देखना है। इसके आधार पर आपको इस चीज को समझना होगा, कृषि की स्थिति, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति क्या है, मुद्दे और सरकारी पहल क्या रहेंगी, आधारभूत संरचना का विकास, ऊर्जा, परिवहन और संचार, ग्रामीण विकास, पंचायती राज्य और राज्य वित्त आयोग, मूलभूत सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं
क्या रहेंगी, क्या रही हैं, इनके बारे में हमें समझना होगा। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों साइंस और प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व क्या है? तो इसके लिए सिंपल सा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखने होंगे। कंप्यूटर से संबंधित आपको सूचनाएं रखनी होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आपको समझना है। रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है ना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। वंशागति और विभिन्नता, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी। तो आनुवंशिक, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में, बायोटेक के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना होगा, है ना। मानव स्वास्थ्य देखभाल, मानव स्वास्थ्य देखभाल यानी हमें जो स्वास्थ्य से रिलेटेड आहार पोषण कैसा होना चाहिए, रोग रोकथाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकी परिवर्तन और उनका क्या प्रभाव है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत विकास। राजस्थान के विभिन्न संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन। राजस्थान, अब देखिए ये चीज राजस्थान के संदर्भ में आपको देखना है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या काम किया गया है, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, है ना। वानिकी में, उद्योग में, पशुपालन में हम क्या कर रहे हैं। अभिनव वैज्ञानिकी प्रौद्योगिकी प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों का क्या योगदान रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, अब देखो ये बिंदु थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्वदेशीकरण पर फोकस किया गया है। तो स्वदेशीकरण में अभी अभी हाल ही में क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। अब यहाँ तक जो बात आती है ये आपकी जर्नल नॉलेज और जर्नल साइंस के बारे में क्वेश्चन थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले पार्ट की तरफ। तो रीजनिंग से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपकी तार्किक क्षमता से लेकर आपकी लॉजिकल रीजनिंग किस प्रकार की है ना, जिसमें आपके निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपवर्तनात्मक, ठीक है। तीन कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाने हैं जिसमें आपका कथन मान्यताएं आ जाएंगी, कथन तर्क आ जाएगा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही और तर्क क्षमता और विवेचनात्मक तर्क क्षमता जो है, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक दोनों प्रकार का पूछा जाएगा। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो ये होगी आपकी तार्किक क्षमता से रिलेटेड। इसके बाद पूछा जाता है आपका मानसिक योग्यता। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा आपका संख्या अक्षर का अनुक्रम, कूटवाचन यानी कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्या यानी ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन, वेन डायग्राम, रैंकिंग एवं बैठक व्यवस्था, आकार और उनके उपविभाजन। आकार और उनके उपविभाजन मतलब ये जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिगर काउंटिंग वगैरह, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आगे देखिए आधारभूत संरचना संख्यात्मक दक्षता। इसका मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो मैथ में क्या पूछा जाना है, अनुपात, समानुपात, साझा, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट, माध्य, समांतर गुणोत्तर, हरात्मक माध्य हो सकता है, माध्य का बहुलक, क्रमचय, संचय और प्रायिकता। प्रायिकता के भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, है ना। तो ये होगा मैथ का पार्ट। अब इसके बाद आता है आपका जर्नल अवेयरनेस का पार्ट, करंट अफेयर जिसको आप बोलते हो, करंट अफेयर का पार्ट। करंट अफेयर का पार्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो पूछा जाएगा राजस्थान स्पेसिफिक, राजस्थान के विषय में होना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, प्रासंगिक समकालीन मुद्दे, कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाएं, कार्यक्रम और पहल, प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं, खेल क्रीड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उपलब्धियां,
प्रमुख पुरस्कार प्रकाशन और प्रतिष्ठित लेखक, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने हैं। ये है आपका सिलेबस। ये सिलेबस है आपका किसका दोस्तों? राजस्थान सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। प्रीलिम्स का सिलेबस है ये आपके, और प्रीलिम्स के सिलेबस में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, और 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्क होगा। तो क्वेश्चन सारे अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी जो है, चाहे सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं, किसी माध्यम से आप कर रहे हैं, जो भी माध्यम आपका है, लेकिन अपना जो फोकस है वो आप अचीव करें, अपना टारगेट अचीव करें, यही हमारी कामना है।